हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आरबीआई असिस्टेंट के 2017 के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने एक पजल का क्वेश्चन सॉल्व किया था और बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस आई थिंक एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा किसी बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग जितनी बेटर होती है, आप उतनी आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखा जाए तो आपको रीजनिंग के लिए किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो, आप खुद से अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराते हो कि क्वेश्चन चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट का हो, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो या डेज बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप रीजनिंग में जब करते हो और एग्जामिनेशंस में बेसिकली पूछा भी इसीलिए जा रहा होता है बिकॉज एग्जामिनर जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, जैसे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो या आरबीआई का आप देने वाले हैं, तो अगर किसी भी तरह की फ्यूचर में कोई कंडीशन अराइज़ होती है बैंक में, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो या कोई पॉलिसी मेकिंग हो या बैंक की कोई स्कीम डेवलप करनी हो, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? लॉजिकल रीज़निंग सिर्फ़ इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जहाँ पर आप कठिन से कठिन सिचुएशन में जब आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड में हैं, आप ऑफिसेज में हैं, सडनली अगर कोई अ, इस तरह की एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपकी ब्रेन को एनालाइज करना है चीज़ों को, वहाँ पे आपको अपनी रीजनिंग की स्किल्स को दिखाना है, तो ये आपको सिर्फ इसी के लिए हेल्प किया जाता है। सो रीजनिंग इज ऑल अबाउट आपका ब्रेन कितने अच्छे से फंक्शन करता है अंडर प्रेशर। और इसीलिए आप देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आपके पास कोई ऐसा बेसिक बुकलेट नहीं होती या कोई फाउंडेशन टाइप कोर्सेज नहीं होते जहां पर आपको एबीसीडी सिखाई जा रही हो रीजनिंग की, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे ही आप हर टाइप के क्वेश्चंस की एक एक क्लास आप कर लो, आपने उनका बेसिक देख लिया कि अच्छा इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है, किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जल्दी से जल्दी वाला तरीका कौन सा है, दैट्स इट। एक बार आपने वो क्लास कर लिया, एक बार उस तरीके से सॉल्व कर लिया, फिर आपको दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली बहुत आसानी से खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो ये द क्वेश्चन सेज uh, there are 7 exams U, V, W, X, Y, Z, and F are to be held on 7 consecutive days. कंसेक्यूटिव डेज मतलब लगातार होने वाले, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, यानी कि पहला एग्जाम जो है वो आपका संडे को होगा, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसमें कोई भी गैप नहीं है, कंसेक्यूटिवली एक दूसरे के बाद पेपर होते जा रहे हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि संडे से लेकर के सैटरडे तक आपके पेपर्स तो सारे हैं, बट जो सीक्वेंस है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी एंड एफ, ये आपके कहीं भी हो सकते हैं, इसका सीक्वेंस सेट नहीं है। ओनली वन एग्जाम कैन बी हेल्ड ऑन वन डे, यानी कि आपके 7 एग्जाम है और 7 अलग अलग दिन पे है। तो इसकी अप्रोच के लिए आप बहुत इजीली आप अपने जो आपको A4 शीट मिलती है, आप उस पर सबसे पहले आप सारे डेज लिख लीजिए। संडे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday एंड सैटरडे। और जनरली कभी भी रीजनिंग के एग्जाम में आप कभी भी एक पॉसिबिलिटी के साथ मत चलिए कि आप सबसे पहले ट्राई करते हैं जो क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दिया। आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम एटलीस्ट आप दो पॉसिबिलिटीज तो आप लेकर के चले ही। इससे आपको क्वेश्चन को डिडक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग only two exams only two exams will be held after exam F,
यानी कि एफ के बाद में केवल 2 एग्जाम होंगे। तो ये आपकी एक तरह की श्योर शॉट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, या आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब आपको पता है एफ के बाद केवल 2 एग्जाम होंगे, यानी कि उसके बाद एग्जाम खत्म। यानी कि एफ की जो पोजीशन है वो आपकी फिक्स्ड हो गई, चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी हो, एफ आपका यहीं पे बैठेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 ही एग्जाम्स हैं। सो इट्स अ फिक्स्ड सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। ओनली 2 एग्जाम्स विल बी हेल्ड बिटवीन एग्जाम जेड एंड एग्जाम एफ। अब एफ से रिलेटेड हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी थी, और सेकेंड इक्वेशन भी एफ को रिलेट करी कि एफ और जेड के बीच में कितने एग्जाम्स हैं, ओनली 2, सिर्फ 2 ही एग्जाम है। तो अगर हम देखें, अगर हम जेड को नीचे रखें तो बीच में तो सिर्फ एक ही एग्जाम पड़ेगा, और एफ और जेड के बीच में 2 एग्जाम्स होंगे, यानी कि हमारे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 2 एग्जाम्स बीच में होने का मतलब है जेड को अल्टीमेटली मंडे को ही होना पड़ेगा इन आइदर ऑफ द सिचुएशन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ओनली 3 एग्जाम्स विल बी हेल्ड बिटवीन एग्जाम वी एंड वाई। Only 3 exams between V and Y. अगर हम देखें V को अगर हम यहां रखते हैं तो 1 2 3, यानी कि Y को यहां आना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये हम काम नहीं कर सकते। अगर हम V को यहां रखते हैं तो हम 1 2 3, यानी कि हम Y को यहां रख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है? नो, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। V या तो Y यहाँ पे आ जाएगा, या तो V यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, एग्जाम V विल नॉट बी हेल्ड ऑन सैटरडे। यानी कि एग्जाम V जो आपका है वो सैटरडे को नहीं होगा। यानी कि जो आपने ये पॉसिबिलिटी बनाई थी ये आपकी गलत हो गई, यानी कि V आपका सैटरडे नहीं हो सकता, यानी कि Y ही सैटरडे होगा। तो V आपका थर्सडे के दिन पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम U विल बी हेल्ड बिटवीन एग्जाम X एंड W। एग्जाम U विल बी हेल्ड बिफोर एग्जाम X एंड W। यानी कि एग्जाम U जो है आपका वो X और W से पहले होगा। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि एक दूसरे के डायरेक्ट बाद होगा, बट उन्होंने कहा है U पहले होगा, X और W बाद में होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस कितनी खाली है, 3, और 3 ही हमारे पास अल्फाबेट है। दैट मीन्स U की पोजीशन इसके अलावा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट हम लाइन पढ़ते हैं। एग्जाम W विल बी हेल्ड आफ्टर एग्जाम X, नॉट इमीडिएटली आफ्टर, बट यानी कि एग्जाम W जो है वो बाद में होगा एग्जाम X के, यानी कि X पहले होगा और W बाद में होगा। यानी कि X पहले हो रहा है, उसके बाद आपका W होगा, यानी कि X आपका यहाँ आ जाएगा, W आपका यहाँ आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये आपका कितनी इजी, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये सोचिए आरबीआई असिस्टेंट में, आरबीआई जैसे एग्जाम में ये आपको पजल पूछी गई, तो इस पजल में तो डेफिनेटली आपको स्कोर करके आना ही है। इस पजल को आप गलत नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इजी पजल, और इसको आप बहुत आसानी से बहुत आराम से पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, एंड बिना किसी गलती के आप विद इन सेकेंड्स इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले जाओगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब एग्जाम एक्स विल बी हेल्ड ऑन विच डे। अब एग्जाम एक्स किस दिन पे हो रहा है, तो एग्जाम एक्स कहाँ पे हो रहा है, एग्जाम एक्स हमारा वेडनेसडे के दिन पे हो रहा है। एग्जाम एक्स जो है वो हमारा वेडनेसडे को हो रहा है। यहाँ से हमने इक्वेशन में देखा कि एक्स जो है वो वेडनेसडे के दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एग्जाम विल बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के इमीडिएटली बाद में कौन सा एग्जाम हो रहा है, डब्ल्यू के बाद जस्ट वाई का एग्जाम हो रहा है, दैट इज द लास्ट एग्जाम, सो दैट इज एग्जाम वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन संडे। संडे के दिन कौन सा एग्जाम हो रहा है,
तो संडे के दिन हमारा कौन सा एग्जाम हो रहा है? इट्स यू एग्जाम, यू इज हेल्ड ऑन Sunday. Now, next question. If all 7 exams are held in the alphabetical order of their names starting on Sunday and ending on Saturday, the positions of how many will remain unchanged as compared to the original schedule? यानी कि आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी कि संडे से लेकर के आपने सैटरडे तक जितने भी आपके डेज है वो अल्फाबेटिकल एक तरह से सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो जो उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जो यू से लेकर के वाई तक हमारे सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिक्स कर दें तो कितने एग्जाम्स हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे, वो पोजीशन चेंज नहीं होगी। सो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए एफ, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो इनमें से कौन है जो अपनी पोजीशन मेंटेन करे हुए है? दैट इज ट्यूसडे। आपका जो ट्यूसडे है वो सेम पोजीशन पे है। अगर आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी टर्न कर देते हो तो भी जो वी की पोजीशन है वो सेम डे पर ही है। तो आपका जो आंसर हो गया दैट इज 1। सिर्फ एक ही अल्फाबेट है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करे हुए है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी एक if exam Z is related to Sunday in a certain way based on the given schedule, similarly, यानी कि एक सेकेंड, एग्जाम Z is related to Sunday, एग्जाम Z एग्जाम Z is related to Sunday, नेक्स्ट क्या है? In a certain way based on the given schedule. Similarly, if exam F is related to Wednesday, now F is related to Wednesday. F is related to Wednesday. In same way, exam V is related to which of the following days? यानी कि अब हमें V के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि अगर संडे Z से है, वेडनेसडे F से है, तो V से क्या हो गया? मंडे। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए V जो है वो आपका मंडे को रिप्रेजेंट करता है, मंडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज को कोड करने के लिए, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इसी में इंक्लूड कर लेती हूँ, बिकॉज इन क्वेश्चंस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती है। अगर आपने रीजनिंग पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इनको बहुत गौर से ध्यान से जब आप पढ़ोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, आपको रियलाइज होगा कि इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, कोई भी कर सकता है इनको, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। So, इस क्वेश्चन में आपको दिया है नोटिफिकेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज रिटन एज डू सी मो नी टी। सिमिलरली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इज रिटन एज सी जो मो। Published by authority is written as जो पी गा, and notification of authority is written as PCT. आपको आइडेंटिफाई करना है which of the following represents the code for government, which of the following represents the code for government notification by authority. अब हमें सबसे पहले चाहिए गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, इन दो जगहों पे है, इसके अलावा गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो हम देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा अल्फाबेट, कौन सा कोड है जो सेम है। इन दोनों में जो सेम है दैट इज सी। सी मो, सी मो, दोनों में सी और मो जो अल्फाबेट है वो कॉमन है। सो यानी कि अभी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि सी आएगा या मो आएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे भी है,
नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे भी है और नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे भी, यानी कि ये 3 सेंटेंसेस में आपका नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो इन 3 सेंटेंसेस में क्या कॉमन है? पीसीटी, यहाँ पे सी जो मो, और यहाँ पे सी, यहाँ पे अगर देखिए तो सी जो है वो तीनों जगह पे कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे। दैट मीन्स जो आपका नोटिफिकेशन है उसका क्या कोड है? सी, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसका कोड जो है वो है सी। यानी कि गवर्नमेंट का क्या हुआ, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट में अगर दोनों में सी और मो था, यहाँ पे सी अगर नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो आपका मो है ये आपका गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आपका आता है बाय अथॉरिटी। बाय आपका सिर्फ यहाँ पर है, अथॉरिटी आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर भी पी आ रहा है, यहाँ पे भी पी आ रहा है, यानी कि जो आपका अथॉरिटी है दैट इज पी। बचता है हमारा बाय। बाय हमारा कहीं पे भी नहीं है, यानी कि अब हमें ये पता है अथॉरिटी जो है वो आपका पी है। अथॉरिटी जो है दैट इज पी। अब बचता है पब्लिश्ड और बाय, यानी कि जो और गा में कोई एक आपका पब्लिश्ड है और एक बाय है। देखते हैं पब्लिश्ड कहीं और गिवन है या नहीं। तो जो आपका पब्लिश्ड है वो आपका यहाँ पे भी है और वो आपका यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर सी जो मो, अब हमें पता है सी और मो दोनों को यूज कर सकते हैं, यानी कि जो का मतलब ही पब्लिश्ड है। यहाँ पर भी जो गिवन है दैट मीन्स ये आपका पब्लिश्ड है, यानी बाय बचा दैट इज का जो है वो आपका बाय है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो गा आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा मो सी गा टी। अब हमें इस ऑप्शन को सर्च करना है कि किस में आ रहा है। सो अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक तो श्योर शॉर्ट वे में आपको नंबर भी देते हैं, प्लस ये इतने सिंपल होते हैं कि इनको आप क्वेश्चन में ना सबसे पहले सर्च कर लिया कीजिए। एग्जामिनर कोशिश करता है कि जो इजी क्वेश्चंस है ना वो कहीं कहीं बीच में होते हैं या जनरली लास्ट में होते हैं, ताकि बच्चा जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही कंफ्यूज हो जाए और ज़्यादातर समय उसका वही निकल जाता है। सो रीजनिंग के क्वेश्चंस में आप ये सोचिए इस तरह का क्वेश्चन अगर लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है एग्जाम में और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, नो मैटर ये क्वेश्चन कितना इजी हो, बट विद इन 2 मिनट्स आप इतने अंडर प्रेशर होगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, और जब तक सॉल्व होगा आपको लगेगा मैं ऑप्शन टिक कर सकता था, बट टाइम अप हो गया और पेपर सबमिट हो गया, ऑप्शन पे टिक नहीं कर पाए। सो इस तरह के क्वेश्चंस की वजह से आप नंबर अपने बिल्कुल ना खोएं। ये फ्री फंड के नंबर होते हैं जो आपको एग्जाम में मिल रहे होते हैं। और सबसे पहले पेपर को स्कैन कीजिए, आप उसको अच्छे से देखिए कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आप पहले कर सकते हैं और किन क्वेश्चंस को बाद में। जो इस तरह के क्वेश्चंस हो उनको आप सबसे पहले कर लो ताकि ये नंबर आपकी पॉकेट में सेफ है। उसके बाद आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे जाइए, जिससे आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस की ऊपर कमांड भी डेवलप होती है, प्लस कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार मैंने ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इतने नंबर तो मेरी श्योर शॉट है। आगे जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।